क्या भारत के राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के बदलने पर किसी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं? अगर हाँ, तो फिर संघवाद का क्या, यानी कि फेडरलिज्म का क्या? संवैधानिक पदों की गरिमा का क्या? कार्यपालिका की शक्ति पर लगाम का क्या? साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सवालों का जवाब एक ऐतिहासिक फैसले में दिया था। केस का नाम है बीपी सिंघल बनाम भारत संघ। यह कोई साधारण केस नहीं था, यह एक गहरी संवैधानिक लड़ाई थी। किसके बीच में? राजनीतिक सुविधा और संवैधानिक मूल्यों के बीच में, विवेकाधीन शक्ति बनाम न्याय संगत प्रक्रिया के बीच में, केंद्र की सत्ता बनाम राज्यों की गरिमा के बीच में। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझेंगे इस केस की पूरी पृष्ठभूमि क्या है, कानूनी तर्क क्या थे, संविधान के प्रावधान कौन कौन से हैं और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या ऐतिहासिक निर्णय रहा है और उसका आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या प्रभाव है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं फाउंडर हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और उसके साथ साथ सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस मामले की, इस केस की पृष्ठभूमि और संदर्भ को समझते हैं। 2004 के अंदर लोकसभा चुनावों के बाद यूपीए सरकार सत्ता में आती है और जैसे ही सरकार सत्ता में आती है, यूपीए सरकार केंद्र में आती है, तो केंद्र सरकार ने गोवा, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को हटाने की सिफारिश कर दी। किसको? राष्ट्रपति महोदय को, कि इनको हटा दीजिए। ये सभी जो राज्यपाल थे ये एनडीए के शासनकाल में नियुक्त हुए थे। इनको हटाने की सिफारिश की गई बिना किसी कारण बताए गए, बिना कोई आरोप लगाए, सिर्फ राजनीतिक बदलाव के चलते, सिर्फ राजनीतिक बदलाव के चलते। यह घटना चर्चा का विषय बन गई थी उस समय। तब बीपी सिंघल, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व राज्यसभा में भी मेंबर रहे हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दाखिल की। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था राज्यपालों की बर्खास्तगी को चुनौती देना और यह स्पष्ट करना कि क्या अनुच्छेद 156 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति को पूर्ण विवेकाधिकार है या नहीं है। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। इस मामले के अंदर कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंक्लूडेड हैं? 3 मुख्य अनुच्छेद इस केस में प्रमुख थे। सबसे पहला है अनुच्छेद 155, जो बात करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और उसके साथ साथ अनुच्छेद 156 क्लॉज 1, जो क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मतलब जो राज्यपाल होंगे वो तब तक अपना कार्यकाल करेंगे जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा। ही विल सर्व ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है यहां पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक राज्यपाल काम करेंगे। इसको आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के सुखद अनुग्रह पर पद धारण करेंगे। और एक और प्रावधान यहां पर इंक्लूडेड है, आता है, जो है संविधान का अनुच्छेद 74 क्लॉज 1, जिसके अंदर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। कि यहां पर देखिएगा, सरकार बदली, सरकार ने राष्ट्रपति को बोला कि इन 4 राज्यपालों को हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति तो काम ही संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 के तहत जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर काम करते हैं। तो यही हुआ ऐसा। प्रथम दृष्टया राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत या फिर राष्ट्रपति का जो सुखद अनुग्रह है, उस शब्द को, उस वाक्य को देखने पर लगता है कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो पूर्ण है। पर क्या यह शक्ति संविधान द्वारा सीमित नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसको असीमित रहना चाहिए? आपका क्या मानना है? अब बात करते हैं इस केस के अंदर जो मुख्य कानूनी सवाल थे, लीगल इश्यूज थे,
3 मूल संवैधानिक प्रश्न इस केस के अंदर थे, वो इस प्रकार हैं। पहला ये था कि क्या अनुच्छेद 156 क्लॉज 1 में दी गई प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो शक्ति है वो पूर्ण है और निरंकुश है? क्या राष्ट्रपति का प्रसाद निरपेक्ष है? दूसरा सवाल इस केस के अंदर यह था, क्या ऐसे मामलों में न्यायिक पुनरावलोकन संभव है? क्या ऐसे मामलों के अंदर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या इनकी न्यायिक समीक्षा संभव है या नहीं है? और इसके अंदर एक तीसरा सवाल यह भी था कि क्या बिना कारण बताए राज्यपाल को हटाया जा सकता है? क्या बिना कारण बताए राज्यपाल को हटाया जा सकता है? ये प्रश्न सिर्फ तकनीकी नहीं थे, ये भारतीय संघवाद के मूल ताने बाने से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं याचिकाकर्ता के इस केस के अंदर क्या तर्क थे। बीपी सिंघल के इस केस के अंदर तर्क ये थे कि जो बर्खास्तगी है वो मनमानी और राजनीतिक बदले की भावना पर आधारित थी। इन चारों राज्यपालों के केस के अंदर जो बर्खास्तगी की गई है वो मनमानी और राजनीतिक बदले की भावना के बेस पर थी, उस पर आधारित थी। दूसरा, राज्यपाल का पद जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए और गरिमामय होना चाहिए। राज्यपाल का पद स्वतंत्र होना चाहिए और गरिमामय होना चाहिए। उसके साथ साथ यह संविधान की मूल संरचना विशेषकर संघवाद कानून के शासन का भी उल्लंघन था, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन था। उन्होंने सरकारिया कमीशन आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिसमें सिफारिश की गई थी कि राज्यपालों को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए था। राज्यपालों को राजनीतिक आधार पर नहीं हटाना चाहिए था और राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। ये बात किसके तर्क थे? याचिकाकर्ता के तर्क थे। अब बात करते हैं इसमें केंद्र सरकार का पक्ष क्या था। भारत सरकार का पक्ष इसमें यह था कि जो अनुच्छेद 156 है उसका क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति पूर्णतः विवेकाधिकार रखता है। अनुच्छेद 156 1 के तहत राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां प्राप्त है। उसके साथ साथ राजनीतिक विचार संसदीय प्रणाली में स्वीकार है, यह भी सरकार का पक्ष था। राजनीतिक विचार संसदीय प्रणाली में वैध है। और तीसरी बात यह थी कि राज्यपाल कोई स्थायी पद नहीं है, हटाने के लिए कारण देना भी आवश्यक नहीं है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो सरकार का यह कहना था कि यह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, कारण देना जरूरी नहीं है। अब इस पर आता है सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय। जो सारे कानूनी प्रश्न थे उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको अभी। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा इस मामले के अंदर निर्णय दिया गया। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी द्वारा जो फैसला था वो लिखा गया और उस फैसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति का विवेक पूर्ण नहीं है बल्कि संविधान में सीमित है, संविधान से सीमित है। राष्ट्रपति का प्रसाद निरपेक्ष नहीं है, मनमाने ढंग से नहीं हटा सकते वो किसी को। राष्ट्रपति का विवेक पूर्ण नहीं है बल्कि वो संविधान से सीमित है। मनमाने ढंग से राज्यपाल को हटाना अवैध है, मनमाने ढंग से राज्यपाल को हटाना वैध है। यदि बर्खास्तगी मैलाफाइड, मनमाने या असंवैधानिक है तो न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। अगर बर्खास्तगी बिना कारण बताए है, गलत तरीके से है, असंवैधानिक तरीके से है, मनमाने तरीके से है तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा की भी अनुमति इस केस ने दी। कोर्ट का इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी इस केस के अंदर, वो ये थी कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है, वह एक संवैधानिक पदाधिकारी है। यह निर्णय संघीय ढांचे की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक समीक्षा, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, और प्रमाण का बोझ किस पर होगा ऐसे केसेस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल कहा इस केस के अंदर कि न्यायिक
समीक्षा संभव है, लेकिन बर्खास्त राज्यपाल को यह सिद्ध करना होगा कि निर्णय मनमाना या दुर्भावपूर्ण था। इससे कोर्ट का कार्य क्षेत्र संतुलित रहता है और कार्यपालिका की शक्ति वो सीमित होती है। अब बात करते हैं इस केस के व्यापक संवैधानिक प्रभाव क्या हैं। इस निर्णय से निम्नलिखित सिद्धांत सशक्त हुए। पहला क्या? कानून का राज, रूल ऑफ लॉ। राष्ट्रपति भी संविधान के अधीन है, ये बात इस केस ने हमें बता दी। विधि का शासन ही सर्वोपरि है, राष्ट्रपति भी संविधान के अधीन है। और दूसरा, संघवाद, राज्यपाल केंद्र का एजेंट नहीं है, ये बात भी केस ने बता दी कि जो राज्यपाल है वो केंद्र का एजेंट नहीं है। और तीसरा, सत्ता का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका पर भी नियंत्रण आवश्यक है, ये बात भी इस केस ने बताई है हमें। संवैधानिक नैतिकता, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं, हर पदाधिकारियों पर लागू होती है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिसे हम कहते हैं, वो हर पदाधिकारी पर लागू होती है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। यह निर्णय बाद के निम्नलिखित मामलों से भी मेल खाता है, चाहे वो एसआर बोमई बनाम भारत संघ 1994 का केस हो, या फिर रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस हो, या फिर नेबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर 2016 सुप्रीम कोर्ट का केस हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि राज्यपालों का कार्यकाल भी 5 साल तक का फिक्स होना चाहिए, या केंद्र के विवेक पर छोड़ दिया जाना ही ठीक है? कमेंट मुझे करके ये बताइएगा, आपकी राय न्यायिक परीक्षा में काम आ सकती है आपको, हो सकता है, क्योंकि अब ऐसी कंट्रोवर्सीज होती रही हैं समय से। पूरा जब भी सरकारें बदलती हैं तो गवर्नर बदले जाते हैं, तो आपके जुडिशरी एग्जाम के इंटरव्यू के लिए, न्यायिक सेवा परीक्षा के इंटरव्यू के लिए और मेंस के अंदर ऐसे पेपर के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए, इसी के साथ जो हमारा केस है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। यह केस निम्नलिखित विषयों के लिए अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा: न्यायिक समीक्षा, विवेकाधीन शक्ति की सीमा, संघवाद और सत्ता का पृथक्करण, और संवैधानिक मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। राज्यपाल अब केंद्र की सत्ता का मोहरा नहीं है, ये केस भी हमें बताता है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ एक ऐतिहासिक निर्णय है जो संविधान की गरिमा और संघीय ढांचे की आत्मा की रक्षा करता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। सभी व्हाट्सएप और लॉ एग्जामिनेशन के जो ग्रुप्स हैं वहां पर शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं अपनी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की या फिर सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर ऐप के माध्यम से, गूगल प्ले स्टोर से या फिर हमारी वेबसाइट पर। आपकी जो भी फीडबैक है इस सेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, हमारा हौसला अफजाई करती है, ताकि आपके लिए ऐसे ही लीगल एनालिसिस हम लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।